नमस्कार दोस्तों। एग्जाम आयरा स्टडी में आपका एक बार फिर स्वागत है। ये है हमारी यूपी टेट 2026 फाउंडेशन क्लास और आज हमारी इतिहास की पहली क्लास है। आज हम अतीत की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इतिहास आखिर है क्या। ये सिर्फ तारीखों और राजाओं का खेल नहीं है, बल्कि ये अतीत की घटनाओं का एक क्रमवार विश्लेषण है। आज हम जानेंगे कि लाखों साल पहले लोग कहाँ रहते थे, वो खाते क्या थे और हमारी सभ्यता शिकारी संग्राहकों से लेकर आज के शहरों तक पहुंची कैसे। तो चलिए इस रोमांचक सफर को शुरू करते हैं। बिल्कुल। और इस सफर को शुरू करने से पहले सबसे जरूरी है समय को समझना। मतलब इतिहास में हम समय को मापते कैसे हैं, इसकी गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अच्छा, तो मतलब ईसा मसीह का जन्म एक तरह से 0 पॉइंट है, जहां से हम गिनती शुरू करते हैं। बिल्कुल सही। ईसा के जन्म से पहले का जो समय है उसे हम ईपू यानी ईसा पूर्व कहते हैं। अंग्रेजी में बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। और इसमें एक मजेदार बात यह है कि तिथियां उल्टी गिनी जाती हैं। हाँ, ये हमेशा थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। जैसे 100 ईपू के बाद 99 ईपू आता है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे हम समय में पीछे जा रहे हैं। ये बिल्कुल एक काउंटडाउन जैसा है, जीरो की तरफ। और ईसा के जन्म के वर्ष से जो समय शुरू होता है उसे हम ईसवी या एडी कहते हैं। एडी का मतलब है एनो डोमिनी, यानी ईसा के जन्म के वर्ष से। अच्छा। आजकल की जो आधुनिक शब्दावली है उसमें बीसी की जगह बीसीई मतलब बिफोर कॉमन एरा और एडी की जगह सी यानी कॉमन एरा का प्रयोग भी होता है। मतलब वही है, बस नाम बदल गए हैं। जी एक और शब्द है बीपी यानी बिफोर प्रेजेंट, जिसका मतलब है आज से पहले। ये पुरातत्वविद बहुत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब हमें समय का अंदाजा तो हो गया, हम्म। पर सवाल यह है कि हमें हजारों साल पुरानी बातें पता कैसे चलती है? हमारे पास सुराग क्या है? यहीं पर इतिहासकार एक जासूस की तरह काम करते हैं और उनके सुराग है स्रोत। सबसे पहले बात करते हैं पांडुलिपियों की। पांडुलिपि? हाँ, पांडुलिपि लैटिन शब्द मानु से बना है जिसका मतलब है हाथ। तो ये वो किताबें हैं जो हाथ से लिखी गई थी। अच्छा, हाथ से लिखी हुई। पर किस चीज पर लिखते थे? उस समय कागज तो था नहीं। नहीं, ये आमतौर पर ताड़ के पत्तों पर या फिर हिमालय में उगने वाले एक खास पेड़ भुर्ज की छाल से बने भोजपत्र पर लिखी जाती थी। दिलचस्प है। और इनमें लिखा क्या होता था? राजाओं की कहानियां? वो भी होता था, लेकिन सिर्फ वो नहीं। इनमें धार्मिक मान्यताएं, राजाओं का जीवन, औषधियां, विज्ञान, ऐसे कई विषयों पर चर्चा होती थी। भाषा ज्यादातर संस्कृत थी, पर कुछ प्राकृत जो आम लोगों की भाषा थी और तमिल में भी लिखी गई। तो ये तो बहुत कीमती चीजें हुई। बहुत ज्यादा। लेकिन ये बहुत नाजुक भी थी। सोचिए, हजारों सालों में कितनी ही पांडुलिपियों को कीड़े खा गए, कुछ नष्ट हो गईं। जो बची हैं वो आज भी मंदिरों और विहारों में सुरक्षित हैं, पर वो पूरी कहानी का एक बहुत छोटा हिस्सा हैं। तो पांडुलिपियों के अलावा क्या कोई और मजबूत सुराग भी है हमारे पास, जो आसानी से नष्ट न हो? हाँ, बिल्कुल हैं। दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं अभिलेख। ये ऐसे लेख हैं जो पत्थर या धातु जैसी कठोर सतहों पर उकेरे जाते थे। अच्छा, जैसे अशोक के शिलालेख। बिल्कुल। राजा अक्सर अपने आदेशों को इन पर उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें पढ़ सकें और उनका पालन करें। वो अपनी जीतों और अपने कामों का ब्यौरा भी इन पर लिखवाते थे। और क्योंकि ये पत्थर या धातु पर हैं, तो ये आसानी से नष्ट नहीं होते। ये इतिहास का एक स्थायी रिकॉर्ड बन गए। एकदम सही। तो हमारे पास लिखी हुई चीजें तो है, पांडुलिपियां और अभिलेख, लेकिन उन लोगों का क्या जो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे? या उन चीजों का क्या जो लिखी ही नहीं जा सकती? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर पुरातत्वविद यानी आर्कियोलॉजिस्ट्स सामने आते हैं। ये वो विद्वान हैं जो अतीत में बनी और इस्तेमाल की गई वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। मतलब ये एक तरह से खुदाई करके सुराग ढूंढते हैं। जी, वे पत्थर, ईंट, चित्र, मूर्तियां, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण और सिक्के जैसी चीजों को खोजने के लिए खुदाई करते हैं। पत्थर और पकी मिट्टी जैसी चीजें वो हजारों साल तक लगभग वैसी ही बनी रहती हैं। इससे हमें पता चलता होगा कि वो रहते कैसे थे, क्या इस्तेमाल करते थे। बिल्कुल। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि उस समय के लोग खाते क्या थे। लेकिन मान लीजिए आपको कोई अभिलेख मिला जिस पर कुछ लिखा तो है, पर उसकी भाषा या लिपि ही हम नहीं समझ पा रहे हैं, तब क्या होता है?
ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसे डिसाइफरमेंट कहते हैं, यानी लिपि को समझना। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है मिस्र का लगभग 5000 साल पुराना रोजेटा स्टोन। रोजेटा स्टोन, मैंने इसके बारे में सुना है। इस पत्थर पर एक ही लेख 3 अलग-अलग लिपियों में लिखा गया था। एक थी यूनानी और बाकी 2 मिस्री लिपि के रूप थे। उस समय के विद्वान यूनानी पढ़ सकते थे। तो उन्होंने यूनानी की मदद से बाकी 2 लिपियों को समझ लिया। हाँ, बिल्कुल। विद्वानों ने राजाओं और रानियों के नाम जो एक छोटे से फ्रेम में लिखे थे, जिसे कारतूश कहते हैं, उसकी मदद से यूनानी और मिस्री संकेतों की तुलना की और धीरे-धीरे एक-एक करके अक्षर जोड़ते हुए पूरी अज्ञात लिपि को पढ़ लिया। ये तो कमाल है। मतलब एक पत्थर ने एक पूरी सभ्यता के राज खोल दिए। क्या हमें कब्रों से भी कुछ ऐसी ही जानकारी मिल सकती है? हाँ, समाधियां या कब्रें सामाजिक असमानताओं के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। महापाषाण काल में, मतलब जब बड़े-बड़े पत्थरों से कब्रें बनाई जाती थी, तो कंकालों के साथ कई चीजें मिली हैं। जैसे ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए, जबकि उसी जगह की दूसरी कब्रों में सिर्फ मिट्टी के कुछ बर्तन मिले। साफ है। मतलब उस समाज में कुछ लोग अमीर थे तो कुछ गरीब, कुछ सरदार थे तो कुछ उनके अनुयायी। बिल्कुल, ये फर्क साफ दिखाई देता है। तो चलिए अब इन सभी सुरागों की मदद से भारतीय उपमहाद्वीप में शुरुआती जीवन की एक तस्वीर बनाते हैं। शुरुआत कहाँ से हुई थी? कई लाख वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। वो कुशल संग्राहक थे। वो जंगलों से जड़ें, फल और दूसरी चीजें इकट्ठा करते थे और जानवरों का शिकार करते थे। और फिर खेती की शुरुआत हुई? हाँ, लगभग 8000 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के इलाके में स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाना शुरू किया। और जानवरों को पालतू बनाना भी सीखा होगा। जी, उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल को पालतू बनाया और गांवों में रहना शुरू कर दिया। ये एक बहुत बड़ी क्रांति थी। इसी तरह उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों में भी कृषि का विकास हुआ। और एक खास बात यह है कि विंध्य के उत्तर में ही सबसे पहले चावल उपजाया गया था। अच्छा। और शहरों का विकास कब हुआ? शहरों का विकास 2 चरणों में हुआ। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर बसे, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ये नगरीकरण की पहली लहर थी। और दूसरी, इसके काफी बाद लगभग 2500 वर्ष पूर्व गंगा घाटी और मगध के क्षेत्र में दूसरा नगरीकरण हुआ, जहां शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ। उस दौर में लोग इतनी यात्राएं क्यों करते थे? मतलब आज की तरह तो साधन थे नहीं। इसके कई कारण थे। कुछ लोग काम की तलाश में या प्राकृतिक आपदाओं से बचकर यात्रा करते थे। राजा युद्ध के लिए जाते थे, व्यापारी व्यापार के लिए, और धार्मिक गुरु अपनी शिक्षा देने के लिए यात्रा करते थे। और कुछ लोग बस रोमांच के लिए नई जगहों को खोजते थे। और इन सभी यात्राओं का सबसे बड़ा नतीजा ये हुआ होगा कि विचारों का आदान प्रदान हुआ। बिल्कुल सही, यही सबसे बड़ा परिणाम था। एक आखिरी सवाल जो हमेशा दिलचस्प लगता है, हमारे देश के ये 2 नाम, इंडिया और भारत, ये कैसे पड़े? इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व जब ईरानी और यूनानी यहाँ आए तो उन्होंने सिंधु को हिंदोस या इंडोस कहा। अच्छा, स की जगह ह या ई का उच्चारण? जी। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा गया। और भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में भी मिलता है, जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी रचना है। बाद में यही नाम पूरे देश के लिए इस्तेमाल होने लगा। तो आज हमने देखा कि इतिहासकार और पुरातत्वविद कैसे जासूसों की तरह पांडुलिपियों, अभिलेखों और पुरातत्व जैसे स्रोतों का इस्तेमाल करके अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर स्रोत अपने आप में एक सुराग है। कोई भी एक स्रोत पूरी कहानी नहीं बताता, और इन सुरागों को जोड़कर ही हम अतीत की एक झलक देख पाते हैं। इतिहास वाकई एक रोमांचक यात्रा है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं।